हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ। डीआई का ये क्लास नंबर 6 है। इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया पार्ट है, मतलब बार ग्राफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपको मैंने टेबल के बारे में बताया था कि टेबल चार्ट से जितने क्वेश्चन थे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन, मीडियम लेवल मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, CHSL प्री का क्वेश्चन या फिर कहिए कि CGL प्री का क्वेश्चन से लेकर CGL मेंस के क्वेश्चन, NTPC के क्वेश्चन, सारा कुछ कराया है। इसके बाद हमने आपको बताया पाई ग्राफ के बारे में, पाई चार्ट के बारे में जो आपको बताया उसमें भी आपको मैंने CGL मेंस तक के क्वेश्चन कराए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कराए हैं जो क्वेश्चन आ चुका है। अब हम आ चुके हैं बार ग्राफ पे। बार ग्राफ एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको सवाल इजी भी मिलते हैं और टफ भी मिलते हैं। मतलब इसी बार ग्राफ में सवाल टफ भी किया जा सकता है और इसी बार ग्राफ में सवाल इजी भी होता है। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, फिर से हम क्लास में जो लेकर आए हैं सवाल, ये पूछे हुए सवाल है और ये NTPC का पूछा हुआ सवाल जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, NTPC का पूछा हुआ सवाल है। देखिए, एग्जाम की तैयारी करनी बहुत सीरियसली ज़रूरी है, क्योंकि आप सीरियसली अगर तैयारी नहीं करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपको पता है लॉकडाउन सारा कुछ ख़त्म होने वाला है। अब धीरे धीरे क्लासेस सब कुछ अपने रिज्यूम होंगे अपने सही समय से, और आपका एग्ज़ाम्स जो रुका हुआ था, जो पोस्टपोन्ड हुआ था, वो सारा कुछ रीशेड्यूल होने वाले हैं। तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए और अभी से लग जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने महीने भर से लगभग आराम कर रखा था। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैरियर है, कैरियर में अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी आगे चलकर। कहा जाता है, कहावत है कि अगर जब आप रिजल्ट दे देते हैं तो जितने भी आपके मित्र हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, आपके अपने पापा मम्मी, सब लोग का एक ही जब बात रहता है कि भैया बच्चा ने कुछ पढ़ा है तभी तो रिजल्ट आई है। मतलब जब आपके हाथ में रिजल्ट होता है तो आपकी पढ़ाई पे कोई बात नहीं होती है और सब लोग ये मानते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, आपने पढ़ाई में बहुत मेहनत किया तब रिजल्ट है। लेकिन जब रिजल्ट हाथ में नहीं होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने पढ़ाई कितना किया है, किस हद तक आपने इसके लिए तैयारी करा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बात सब लोग कहेंगे कि ये काम चोरी का था या फिर लापरवाही थी या फिर आप दिखावे कर रहे थे। मतलब सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है? आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। आपका रिजल्ट अच्छा तो सब कुछ सही, आपका रिजल्ट खराब या फिर नहीं रिजल्ट हुआ तो सारा मेहनत बेकार। इसका मतलब क्या है? किसी भी हाल में आपको रिजल्ट लेना है और रिजल्ट लेने के लिए आपको सही तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। सही तरीके से पढ़ाई करना ही आपके रिजल्ट के ऊपर आप जीत सकते हैं, फिर रिजल्ट को आप पा सकते हैं। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो भी चीज़ें बताऊं कुछ इस तरह से बताऊं कि आप कम समय में उस चीज़ों को सीख सकें। मैथ एक ऐसा चीज़ है जहां पे आप जितना घूमना चाहेंगे घूम लेंगे, आंसर आएगा आपको, और जितना सीधा निकलना चाहेंगे निकल सकते हैं। जिसको आप ट्रिक्स, शॉर्टकट, लॉजिक, फार्मूला, जो भी नाम से आप जानते हैं उस नाम से जानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज का जो क्लास का जो पहला सवाल है आप स्क्रीन पे देखिए, इस सवाल को हम करेंगे अभी। ये सवाल NTPC का पूछा हुआ सवाल है। सवाल कर रहा है कि कोई देश है, उसमें 91-92 से लेकर 70-91-92 से लेकर 98-99 तक के जो विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको बोलते हैं आप क्या, फॉरेक्स रिजर्व, क्या नाम होता है, फॉरेक्स रिजर्व, उसको हम विदेशी मुद्रा बोलते हैं। इस ग्राफ के द्वारा उसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। मतलब इस सवाल में आपको बताया गया है कि 91-92 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में हमारे पास 2640 था। इसका एक यूनिट दिया हुआ है मिलियन जापानी बाई में। जापानी यान मतलब बाई, मतलब यान बोलते हैं, यान का सिंबल है बाई। जापान की जो करेंसी है उसके बारे में बता रहा है कि जापान की करेंसी के अनुसार दिया। करेंसी पे आपको फोकस नहीं करना है, जो करेंसी होगी वो करेंसी आएगी। और खासकर जब आपको सामने याद रखे जापानी करेंसी दे या यूएस डॉलर दे या फिर इंडियन रुपीज़ दे, वो देगा आपको मिलियन में या बिलियन में या हज़ार में या लाख में या करोड़ में। तो आपको जो यूनिट पे फोकस करना होगा उसी यूनिट पे फोकस करना होगा, करोड़ में। क्लियर? तो आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं लेना है कि यूनिट क्या दिखाया है, बस इतना ध्यान देना है कि लाख है और लाख में दिया हुआ हज़ार में आंसर पूछ रहा है तो लाख से हज़ार का कन्वर्सेशन आपको पता होना चाहिए। अगर यूनिट करोड़ में दिया हुआ डेटा और आपको जो ऑप्शन है वो लाख में पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि करोड़ से लाख में कैसे बदलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता करोड़ रुपया में था और लाख रुपया में है, या करोड़ डॉलर में था तो लाख डॉलर में है, क्योंकि आपसे कभी ऐसा नहीं कहेगा कि वो डॉलर में है, करोड़ डॉलर में दिया हुआ है और करोड़ रुपया में पूछ रहा है, ये आपसे नहीं करेगा। इकाई का मेन जो है करेंसी जो है वो आपको नहीं बदलेगा। क्लियर? तो देखिए, इस सवाल में यही कह रहा था कि जो ग्राफ जो है, जो बार ग्राफ है, इसमें दिखाया गया कि 91-92 का जो सत्र है, यहाँ से लेकर 98-99 तक के सत्र में किसी देश के बारे में बोला गया विदेशी मुद्रा भंडार का
डिटेल यहाँ पे दर्शाया गया। और इस डिटेल के माध्यम से आपसे पूछ रहा है कि 1997-98 में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, 1994-95 में जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसका कितना गुना है। आपको एक टेबल देख कर बताना है, ये ग्राफ देखकर बताना है, ये बार देखकर बताना है। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि 96-97 में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कुल विदेशी मुद्रा भंडार का जो औसत है उसका कितना प्रतिशत है। दिए गए जितने भी सत्र हैं, इस सत्र में जो कुल एवरेज जो आता है, एवरेज जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है उसका कितना प्रतिशत 96-97 में है या था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस सत्र में या किस वर्ष में आपका विदेशी मुद्रा भंडार में जो बढ़ोतरी हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है, किस साल की बात है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो सवाल आपके सामने दिख रहे हैं, सवाल आपको समझ में आ गए होंगे कि सवाल जो है ये हाथ से बनाया हुआ सवाल है बोर्ड पे, क्योंकि आप डिजिटल बोर्ड के सामने नहीं है, आप व्हाइट बोर्ड के सामने हैं। तो व्हाइट बोर्ड की एक खासियत होती है कि इसमें हम जितना लिखते हैं उतना ही लिखाता है। कहने का मतलब कि एक्यूरेसी जो ग्राफ की देख रहे हैं, ऑलमोस्ट कोशिश की गई है आपको दिखाने के लिए कि जितना हो सकता है। बाकी आप ओरिजिनल क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एक्यूरेसी वहाँ पे दिखेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस सवाल पे मैं फोकस कर रहा हूँ, सवाल नंबर 3 पे। तो सवाल नंबर 3 पे आप फोकस करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कितना बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है आप इस हाइट को देखकर आप जज कर सकते हैं, इस हाइट को देखकर जज कर सकते हैं। जहां बढ़ा है उतना ही समय मतलब, ये घटा हुआ है इस समय मतलब नहीं है। क्लियर। तो अब देखिए कि सवाल के अनुसार यहां देखिए कि यहां कितना बढ़ा है। तो यहां देखिए लगभग 1100 का बढ़त है, लगभग 1100 का बढ़त है कि नहीं है। यहां पे देखेंगे तो लगभग 800 का बढ़त है। यहां पे देखेंगे तो लगभग, मैं ऐसे ही लगभग आपको बता रहा हूं, यहां पे देखेंगे तो लगभग कितना है 1200 का बढ़त है। और यहां पे अगर आप देखते हैं तो कितना का बढ़त हो जाता है 1700 का। लगभग की बात कर रहा हूं। अब आपको देखना है कि प्रतिशत बढ़ोतरी किस में ज्यादा हुई है। तो 4300, इसको और राउंड फिगर कीजिए कि 43 में अगर 17 बढ़ा है, 43 में 17 बढ़ा है। यहां कह रहा है कि 31 में 17 बढ़ा है, नहीं 12 है, नहीं ये, हाँ 12 है। 31 में 12 बढ़ा है, यहां 25 में 8 बढ़ा है, यहां 26 में 11 बढ़ा है। कौन ज्यादा है प्रतिशत में? तो आप मुझे बताइए, अगर आपको बोलूं 10%, एक डेटा लिख रहा हूं 10%, एक डेटा लिख रहा हूं 15%, ध्यान दीजिएगा, एक हम डेटा और लिख रहे हैं 20%। इसको बटा में हम लिखते हैं तो हम बोलते हैं 1/10 है, इसको बटा में लिखते हैं तो बोलते हैं 5 या 15, 3/20, और इसको बटा में लिखते हैं तो 1/5 बोलते हैं। आपको पता है यहाँ 26 और 40 से भाग करेंगे 1100 को, फिर गुना करेंगे 100 को, तब जाके प्रतिशत मिलेगा आपको। मैं आपको वो नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं आपको वो नहीं करने बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहां से आप इसको उल्टा डिवाइड कीजिए, क्योंकि आप 26 को अगर पढ़कर 1100 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बोलूं इस 2 जीरो को इग्नोर कीजिए, इस लास्ट के 2 डिजिट को, अंक को इग्नोर कीजिए, तो 11 का लगभग कितना गुना 26 है। तो कहेंगे सर 11 का लगभग 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 4 बचेगा तो 3, लगभग 2.3 या 2.4 गुना है। उल्टा चल रहे हैं हमें निकालना था 1100/2640, लेकिन हम उल्टा निकाल रहे हैं। उसी तरह से यहां देखिए कि 800 का कितना गुना लगभग है। तो कहेंगे सर 3 गुना से ज्यादा है, मतलब इसका जो होगा 3 गुना से ज्यादा होगा। देखते जाइएगा, यहां पे बात करूंगा तो 12 × 36, 2 दशमलव, देखिए 12 दूना 24, 6 बचता है, 12 × 5 = 60, 2.5 से ज्यादा आएगा, 2.5 या 6। यहां पे बात करेंगे तो 17 दूना 34, 2 दशमलव, और कितना बच गया 9, मतलब 17 × 5 = 85, 5 या 6 आएगा। अब मुझे बताइए मैंने क्या किया, आपसे क्या करने कहा। मैंने कहा कि जब परसेंटेज आप निकालेंगे फर्स्ट सवाल का, इसमें जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे 1100/2640 × 100, यही लिखेंगे ना। कॉन्सेप्ट देखिए बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट ही सवाल को इजी करता है। मैं आपको निकाल कर बता दूंगा, आपको रटा दूंगा कि भाई ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे आप रट लेंगे। लेकिन क्या आप हर एक सवाल में जब टाइप थोड़ा थोड़ा सवाल बदलता है तो कितनी चीजें आप रटेंगे। और रटने के लिए रटना है तो फिर पेन ड्राइव लाइए, पेन ड्राइव में डालिए चीज़ों को। पेन ड्राइव में मेरे रटने का काम होता है, मेमोरी का। हमारा रटने का काम नहीं है, हमारा समझने का काम है। हमारे पास दिमाग है, मेमोरी नहीं है, माइंड है। तो देखिए क्या करना है, हमें स्टोर नहीं करना जबरदस्ती चीज़ों को, हमें सिचुएशन को समझना है। हमें क्या करना, लॉजिक को समझना है। आखिर हम ये जो करते हैं क्यों करते हैं, क्यों का जवाब जिस दिन आप समझना शुरू कर दिए
आप उसी सही रास्ते पे निकल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब आप पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक रिजल्ट आएगा। मैंने कहा आपको कि ये तो सब में आपको करना है 100% से गुना, प्रतिशत का सिंबल सब में लगेगा, 100 से गुना भी आप सब में करेंगे। चलिए ठीक, मैंने बोला कि इस दोनों को राउंड करके इसको भाग देने बोला तो कहा 11 2.3 के आसपास आएगा। बहुत अच्छे समझिएगा, यही सब में आपसे कराया हूं, मैं सब में यही कराया हूं। अब सब में क्या किए हैं कि इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं, अब 100 से गुना करना है। अब खुद बताइए, ऊपर में 100 है, खुद बताइए कि 100 बटा 2.3, 100 बटा 3 दशमलव कुछ, 100 बटा 2.5, 100 बटा 2.5। आपसे पूछूं मैं सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहेंगे सर नीचे का जब सबसे छोटा होगा तभी सबसे बड़ा वो वैल्यू देगा। मतलब नीचे का सबसे छोटा 2.3 किस में है, 1991-92 से जब हम बढ़े अगले सत्र में 92-93 में, तब सबसे बड़ा मिला है। मतलब 92-93 में सबसे ज़्यादा प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? एक सिंपल तरीका बताया हूं, ये लॉजिक आप अगर समझ जाते हैं, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में, आप जब जाते हैं तो आप ये चीजें पढ़ते हैं वहां पे। जो जब सिंप्लीफिकेशन में आपने ये पढ़ा है तो क्या सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में जब हम कंपैरिजन करेंगे फ्रैक्शंस को, वहीं पे जाकर हम इस चीज़ों को मतलब अप्लाई करेंगे? अप्लाई तो हम कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी हो सकता है, जहाँ भी इस तरह के सिचुएशन मिलते हैं। तो वही चीज़ें मैं सिखाता हूँ कि जो चीज़ आप एक बार पढ़ लेते हैं, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं आपको लगता है तो आप कीजिए उसको। वही आपका माइंड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी माइंड का बढ़ाएगा, ताकि आप इधर से उधर सोच सकते हैं। सवाल नंबर सेकंड देखिए, सवाल नंबर सेकंड क्या कर रहा है, कह रहा 96-97 में एवरेज जो था उससे कितना परसेंट 96-97 में आपका रहा है। तो आप मुझे बताइए 96-97 में, छोड़िए बात करते हैं बात की, 96-97 में आपके सामने है कितना? तो आप कहेंगे सर 96-97 4320 गुना 100 तो करेंगे ही। एवरेज बताइए मुझे। तो एवरेज के लिए आपको पता है, एवरेज का तरीका हर सवाल में लगभग एवरेज पूछता है, और एवरेज हम निकालते हैं एक सिंपल तरीके से। मैंने कहा 2520 को मैंने एवरेज मान लिया, सबसे छोटा मुझे ये दिखा, इसको मैंने एवरेज मान लिया। तो बताइए 2520 और 2640 में मुझे हाथ में कितना मिलेगा? तो कहेंगे सर यहाँ से 120 मिल गया हाथ में, यहाँ से कितना मिल गया? तो कहेंगे सर 1200 मिल गया। देखते जाइएगा, 1200 मिला, प्लस में ये भी है। यहाँ से कितना मिल गया? तो कहेंगे सर 2500, 3300 में से 2500 घटाएंगे तो 8, मेरे साथ घटाइए, और 60 में 20 करेंगे तो 40। साथ में आप करते जाइए मेरे साथ, कैलकुलेशन आप साथ में कीजिए। यहाँ पे कहेंगे कि 25 में से कितना बढ़ गया? तो कहेंगे सर अगर हम 600 बढ़ा देते हैं तो 3120 आएगा, और वही बढ़ा हुआ भी है, तो हम बोल दें यहाँ पे 600 हो गया। यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे सर 2500 यहाँ है, और ये है कितना हमारा 43, मतलब यहाँ पे कितना बढ़ गया 1800। यहाँ 2500, ध्यान से देखिए तो डबल है, मतलब 2520 बढ़ गया यहाँ। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कितने टुकड़े में बांटना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े में इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के पहले क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। तो 8 से डिवाइड करना शुरू करने के पहले हमें पता चल गया कि 2520 हमने एवरेज लिया था। अब जो बचा है वो 8 टुकड़ों में बटेगा, जो बचा है उसको जोड़िए, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 2520। 8 दिया, इसको मैं 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ, 8 से डिवाइड करके इसको लिख रहा हूँ। देखते जाइएगा, आप साथ में चलिएगा, मैं हर एक का स्टेप नहीं दिखाऊंगा, हर एक का स्टेप दिखाऊंगा तो फिर आपको भी आदत हो जाएगी सारी कुछ लिखने की। तो मैं 8 से डायरेक्ट उसको काट रहा हूँ। 8 दिया 24, 1 बचा, 8 है कम 8, 4 बटा 8 बचा 40, 315 बढ़ गया। आप मुझे बताइए, ये हो गया 2400 इन दोनों मिलाकर, तो 300 और बढ़ गया, 8 से डिवाइड कर दिया मैं। यहाँ पे 12, 8 20, 2040, 2060, 2160, 2160 को 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16, 8 7 56, और ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आप कहेंगे कि सर एवरेज इसका जो हो जाएगा वो 2520 है, 300 है, 270 है, तो 3 3 6 2 800 बढ़ गया, 25 8 33 हो गया, और यहाँ 20, यहाँ 15, और यहाँ 70, 70 20 90 10 105, मतलब 3405।
आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग में कितना आएगा, इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ, इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ, 2 से 2 काट दे रहा हूँ, और इसको लगभग में प्रतिशत अगर बताना होगा मुझे तो 7 से काट देंगे, 7 छक 42, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 120% के आसपास जो वैल्यू 120% से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको राउंड करके थोड़ा सा इसके तुलना में ज़्यादा कम हो गया था। तो ये वैल्यू जो भी आएगा 120% प्लस आएगा। आप देखिए ऑप्शन में 120% प्लस मतलब 122, 24, 25 ऐसा कुछ होगा आपके ऑप्शन में, उसको आप टिक मार के निकालिए। मैं हर बार बोलता हूँ कैलकुलेशन जरूर सीखिए मुझसे, कैलकुलेशन आप सीखेंगे तो आपको सवाल इजी करने में और मजा आएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जो फर्स्ट पार्ट था इस सवाल का वो कर रहा था 97, 98 से 97, 98 और 94, 95 का रेशियो क्या थे, तो आप कर लेंगे। 97, 98 में कितना है 5040, और 94, 95 में कितना है 94, 95 33, 60। काट दीजिए 0 से 0 और 6 से काट देंगे 6 पचे 30, 6 छक 36, और 6 से काट देंगे 6 अठे 48, 6 चौ 24, 7 से कटेगा 7 अठे 56, 7 का 7 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1.5 आ गया। देखिए ऑप्शन किस फॉर्म में दिया, 3/2 या 1.5, ये दो ऑप्शन आपके सामने कोई एक करेक्ट होगा। तो आपने पहला सवाल देखा, एकदम सिंपल सा सवाल था, छोटे छोटी चीज़ें आपसे पूछ रही थी। एक एवरेज निकालना आपने फिर से सीखा वापस कि किस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। दूसरा आपने बाकी कैलकुलेशंस कैसे इजी करते हैं वो भी यहाँ पे आपने सीखा। तो आपको ये नोटिस करना होगा मेरे क्लास में, अगर मेरे क्लास आप करते हैं तो आपको ये चीज़ें सीखनी होगी कि क्लास में सिर्फ क्वेश्चन सोल्व मैं नहीं करवाता हूँ, आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे इजी तरीके से सोल्व कर किए जाते हैं। तो आप इसको देखिए, मैं सेकेंड क्वेश्चन पे आपके साथ आ रहा हूँ। आज के क्लास का सवाल नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे अभी था, आप इस सवाल को अगर ध्यान देंगे तो इसमें आपको एक ही जगह पे 3 ग्राफ दिख रहे हैं, 3 लाइनें दिख रही है, 3 इंफॉर्मेशन दिख रहा है एक चीज के लिए, और 3 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। लास्ट सवाल में आपने देखा था एक बार था, एक ग्राफ था, एक लाइन थी, एक लाइन थी। यहाँ पे 3 लाइन है, 2 लाइन के भी सवाल होते हैं और 4 लाइन के भी सवाल होते हैं। सवाल बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आपको अगर ये सवाल डायरेक्टली मतलब टफ लेवल का इस पे सवाल दे दिया तो आपको थोड़ा सा एक डर आ जाएगा आपके अंदर। इसलिए मैंने ये सवाल जो लिया ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है और बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। पहले सवाल को आप समझिए क्या करा। सवाल करा कि 2012 और 2013 और 2014, 2012, 2013 और 2014 में 4 कंपनियां जो हैं C1, C2, C3 और C4 द्वारा बेची गई जो वस्तुएं हैं उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। मतलब C1 कंपनी जो है 2012 में कितना सेल किया है, C1 कंपनी 2013 में कितना सेल किया है, C1 कंपनी 2014 में कितना सेल किया है। उसी तरीके से C2 कंपनी 12 में कितना सेल किया है, 2013 में कितना सेल किया है, 2014 में सेल कितना किया है। इसी तरीके से C3 और C4 कंपनियों के बारे में दिया गया है। अब आपसे सवाल नंबर 1 पूछ रहा है आपसे क्या कि 2012 से 2013 में, 2012 से 2013 में किन 2 कंपनियों के बीच अपनी बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, या फिर कौन सी 2 कंपनियां हैं जो 2012 से 2013 में अपनी बिक्री को बढ़ाई है। इस डेटा के अनुसार आपको दिख रहा है वो 2 कंपनी का नाम बताना है। कॉम्बिनेशन 4 ऑप्शन दिया हुआ C1 C4, C2 C3, C3 C4, C1 C3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट 2 है ये कह रहा है कि 2012-2014 में जो C2 द्वारा जितना सामान बेचा गया था वो 2012-2014 में ही C3 द्वारा जितना सामान बेचा गया है उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। एक और सवाल इसमें पूछ रहा है कि 2013 में C1 और C4 द्वारा बेचा गया सामान 2012 में C1 और C4 द्वारा बेचा गया सामान का अनुपात क्या है। समझ रहे हैं ना, 2013 में उसी 2 कंपनी द्वारा C1 C4 द्वारा बेचा गया सामान का अनुपात 2012 में C1 C4 द्वारा बेचे गए कंपनियों के अनुपात आपसे पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में ही आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, कैसे करेंगे, 2012 से 2013 इतना सारा डेटा है। सबसे पहले आप इस डेटा को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहला जो चीज़ है, ये जो लाइन दिया हुआ इस तरीके का, ये जो लाइन है, इस लाइन वाले सारे क्या है नहीं है इसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहता है ग्राफ में।
देखिए इस तरह के ग्राफ के डिजाइन रहते हैं। आप क्वेश्चन में देखेंगे ग्राफ का कलर किया हुआ था, मैंने कलर नहीं किया, मैंने इस तरीके से ऐसा कर दिया। ये जो है यहाँ पे देखिए आपको मैच कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2012 को। अब आप यहाँ से क्लियर है, रेड वाला 2012 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक वाला 2013 को, जो बीच वाला है वो ब्लैक वाला 2013 को, जिगजैग जो स्क्वायर दिख रहा है ऐसे 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 क्रॉस, और 2014 में जो कर्व लाइन जो है ब्लू कलर की 2014 में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपसे सवाल मैं अगर पूछूं आपसे कि कंपनी C3 द्वारा 2014 में कितना बिक्री हुआ था, तो कंपनी C3 C1 C2 C3, आप C3 पे आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ 2014, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए 2014 कौन सा है, तो 2014 इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया 2014, मतलब C3 में आ गए हैं, इसमें इस ग्राफ के ऊपर देखेंगे और बोलेंगे 138। अब ये लाख में है, करोड़ में है, केजी में है, क्या है, रुपया में है, इससे हमें मतलब नहीं है, हम इस पर फोकस भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो रही है कि इस तरीके से आप अगर 2012 का आपसे पूछ दे, 2012 का C2 कंपनी द्वारा पूछ दे कितना का सेल हुआ है, तो कहेंगे सर C2 कंपनी C1 मतलब C2 ये 2012 बोल रहा हूँ, 2012 हमारा ये वाला है रेड वाला, तो 2012 ये वाला, यहाँ ऊपर आकर देखेंगे 150। इसका मतलब अब आप इस तरह के ग्राफ को पहचानना सीख गए हैं, और जब पहचानना सीख गए हैं तो सवाल बनाना बहुत आसान हो गया। सवाल देखिए कह रहा है 2012 से 2013 में ज़्यादा सेल किस कंपनी द्वारा हुआ, सेल में बढ़ोतरी किस कंपनी ने दिखाई है। तो आप मुझे बताइए 2012 और 2013 की बात हो रही है, आपको पता है 12 वाला ये है, 13 वाला ये है, पहला दूसरा, पहला 12 वाला 13 वाला। देखिए तो यहाँ से यहाँ में बढ़ा कि घटा, तो कहेंगे सर घट गया है, यहाँ से यहाँ में देखिए तो कहेंगे सर घट गया है, तो ये C1 C2 तो आंसर होने वाला है, C1 C2 तो आंसर गायब हो गया, C1 C2 आंसर गायब, लीजिए आंसर ये करेक्ट है, क्योंकि C1 भी आंसर नहीं हो सकता, C2 भी नहीं, ये दोनों घट रहा है, यहाँ भी C1 है, यहाँ भी C1 है, यहाँ C2 है, तीनों नहीं हो सकता है। अब थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं C3 C4 के बारे में, तो C3 में देखिए यहाँ से यहाँ 12 से 13 में बढ़ गया है, और यहाँ भी देखिए बढ़ गया है। आपको यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, ये हमारा है 2014 का, 2014 का, ये सिर्फ 5 यूनिट दिया हुआ है। क्लियर, पहला सवाल क्लियर हो गया। सेकेंड सवाल पे आ रहे हैं। सेकेंड सवाल कह रहा है 2012-14 में C2 द्वारा, तो C2 द्वारा 12-14 में, तो 12 का तो आपको बताया था ये है आपका, 12 में कितना है 150, 2014 में कितना है 155, तो टोटल कितना हो गया, तो कहेंगे 305। फिर बोल रहा है कि 2012-14 में C3 कंपनी द्वारा, तो C3 कंपनी कहाँ है, ये है, 2012 ये हो गया, और 2014 कौन सा हो गया, ये हो गया, बीच वाला तो हमारा 13 है, तो 125 हमारा यहाँ हो गया, और यहाँ कितना हो गया 138, अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 263। आपसे यही पूछ रहा था कि C2 कितना प्रतिशत ज़्यादा सेल किया है C3 से, तो C3 263 पे आकर रुका है, जबकि C2 कहाँ पहुँच गया है 305। तो आप देख लीजिए कितना बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 42 बढ़ गया, तो इतना पे 42 बढ़ा है, इतना पे 42 बढ़ा है, तो आपको पता करना है 100 पे कितना बढ़ेगा, इसी को प्रतिशत बोलते हैं। तो आप बताइए कि अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो जरा 6 से गुना कीजिए इसको, 6 दूना 12, 2 6 4 24 25, लगभग 1/6 है, 16% के आसपास जो ऑप्शन है उसको टिक मार्क कर लीजिए। कैलकुलेशन सीखिए, बार बार बोल रहा हूं कैलकुलेशन सीखिए, कैलकुलेशन सीखिए। कैलकुलेशन सिर्फ डीआई में आपको सवाल को छोटा नहीं करेगा, डीआई में आपका समय सिर्फ नहीं बचाएगा, ये पूरे मैथमेटिक्स में आपका सवाल बचाएगा, समय बचाएगा, चाहे वो अर्थमेटिक हो या फिर एडवांस हो। नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता इसका ऑप्शन क्या है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने, ये 3 नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि जो C1 और C4 द्वारा कंपनी C1 और C4 द्वारा जो 2013 में सेल हुआ है, 2013 में सेल हुआ, तो कहेंगे सर कंपनी C1 द्वारा जो 2013 में सेल हुआ है वो कितना है, तो C1 द्वारा 2013 में जो सेल हुआ है 85 है, और कंपनी C4 द्वारा जो 2013 में सेल हुआ है 110 है। 110 को जब 85 से जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 195। ये जोड़ हो जाएगा कि ये जोड़ भी मैं ही करूं, कर लेंगे जोड़। चलिए अब बात करते हैं 2012
में C1 और C4 का। तो 2012 में देखिए, तो 2012 कौन सा था, तो कहेंगे सर 2012 तो स्टार्टिंग वाला था, तो 2012 में कितना है 95, और 2012 में C4 द्वारा कितना है 100, तो ये कितना हो गया 100 + 95 195, और कितना आ गया 1/1। अनुपात पूछ रहा था तो ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, एक ही बात है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दोनों एक ही बात क्यों है। अनुपात को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, फ्रैक्शन में 1/1 को 1 लिखते हैं ना। अब क्लियर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंगल ग्राफ पे आ गया है, सिंगल लाइन है, एक ही डेटा है, एक साथ एक से ज़्यादा डेटा नहीं है। सवाल कह रहा है कि कोई कंपनी है जिसका प्रॉफिट जो है वो प्रतिशत में दर्शाया गया इस ग्राफ के थ्रू। 1996 में 45% उस कंपनी का फायदा हुआ था, 97 में 55% का फायदा था, 98 में 50% का, 99 में 65% का, 2000 में 75% का फायदा हुआ था, और 2001 में 65% का फायदा हुआ था। इस कंपनी का जो फायदा है वो प्रतिशत में दिखाया गया है। क्लियर है यहाँ तक। सवाल में एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है, वो ये कि जो कंपनी का जो लाभ प्रतिशत निकाला गया है, जो कैलकुलेट किया गया है, उसका एक फॉर्मूला कह रहा है कि जितनी इनकम हुई थी, जितनी आमदनी हुई थी, उसमें से उस खर्चे को माइनस कर दिया गया, खर्चा निकाल दिया गया। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये आए थे तो आपने अगर 20 रुपये खर्चा कर दिए, तो 100 - 20 बटा कितना, जितना आपने खर्चा किया। इस तरीके से लाभ का प्रतिशत बोला कंपनी निकाली है। यह फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी लाभ के प्रतिशत पे लाभ प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रतिशत में है सारा, आपको सवाल में लिखा हुआ है ऐसा, ये प्रतिशत ही है। आपसे सवाल पूछ रहा है सबसे पहले कि जो 1996 में जो खर्चा है, 1996 में जो खर्चा है वो 30 करोड़ का है। आपको पूछ रहा है इनकम फिर क्या होगा उस साल, 1996 में इनकम क्या है। सेकेंड नंबर पूछ रहा है कि प्रॉफिट जो है, जो फायदा है, जो लाभ है, वो सबसे ज़्यादा किस साल बढ़ा है, सबसे ज़्यादा किस साल बढ़ा है। तीसरा नंबर पूछ रहा है कि प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा किस साल है। तीनों सवाल नीचे से बनाते हैं। आप मुझे बताइए प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस साल हुआ है, तो आप कहेंगे सर सबसे लंबा बार ग्राफ जो होगा, लाइन होगा, वही बताएगा। सबसे ज़्यादा आप दिख रहे होंगे 45, 55, 50, 65, 75 और 65 है। मतलब सबसे ज़्यादा 75% का फायदा हुआ वो 2000 ईस्वी में, 2000 साल की बात हो रही है। 2000 साल मतलब 2000 संख्या नहीं, साल 2000 है वो। अब करते हैं कि सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ इंक्रीज हुआ है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना प्रतिशत बढ़ा है प्रॉफिट, तो कहेंगे सर 10। कितना बढ़ा है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। देखिए यहाँ पे जो बढ़ने का दर है, देखिए प्लस कितना हो गया है 15%, यहाँ से यहाँ में बढ़ोतरी हुई है, और यही हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा है। आपको भी यही दिख रहा होगा। मतलब 1999 में हम बोलेंगे, 1999 में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए 98 में थी 50, 99 में हो गई 65, तो बढ़ा किस साल, 98 में नहीं, बढ़ा 99 में। 98 के आखिरी तक 50 थी, 99 में देखा गया तो पता चला इस साल तो 65% का लाभ हुआ है। मतलब 99 में प्रतिशत लाभ बढ़ा है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट पार्ट पे। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्चा है, वो 30 करोड़ का 1996 में। आपसे मैं पूछूंगा तो आप 1996 में खर्चा कहेंगे सर 45% लाभ था। यहीं पे आप आते हैं बात को, 45% लाभ था, तो 45% लाभ को क्या आप लिखेंगे बटा में, तो आप कहेंगे सर देखिए, चूंकि आपको बताया है मैंने प्रतिशत का नॉलेज, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर अप्लाई करते हैं तो सवाल छोटा होता है, और आपको आना भी चाहिए और अप्लाई करना भी चाहिए। 45% को जब भाग करेंगे हम, बटा में लिखेंगे तो कहेंगे 9/20 हुआ। बहुत अच्छे समझिएगा। आप मुझे बताइए 9/20, 20 क्या होगा, यहाँ पे व्यय होगा, खर्चा। आप खुद बताइए, अगर 20 खर्चा होगा और ये लाभ हो रहा है, सवाल के अनुसार हम क्या लिख, सवाल में क्या है 45% लाभ। आपको मैंने बताया था परसेंटेज में भी कि 9/20, जब 45% लाभ आप बोलेंगे तो हम उसको लिखेंगे 20 में 9 लाभ, ऊपर वाला को बोलेंगे लाभ, ऊपर वाला को लाभ। क्यों? क्योंकि 45% लाभ है, 45% प्रॉफिट है, मतलब 9 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हो किस पे रहा है, सवाल कर रहा है व्यय पे, हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मतलब जो 20 का खर्चा है तो 9 का लाभ है। तो अब बताइए इनकम कितना रहा होगा,
आप खुद बताइए मुझे, नॉर्मल सा चीज़ है। तो आप मुझे बताइए, कहिएगा सर आमदनी में से व्यय को घटाएंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? आमदनी माइनस व्यय हमारा 9 है, और अगर व्यय हमारा दोनों ये बराबर होना चाहिए। एकदम सिंपल लॉजिक दे रहा हूं आपको। इसका मतलब यहां पे लिख दूं मैं, इसको मिटा दे रहा हूं, इसका आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं। तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि सर ये तो 20 रहेगा, ये भी 20 रहेगा, ये व्यय है, ये व्यय है। अगर कुछ भी कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं तो आप बताइए कितना में से 20 को माइनस करेंगे तो 9 आना चाहिए, तो कहेंगे सर 29। अब तो क्लियर है। यही चीज़ें समझा रहा हूं कि जितना आप खर्चा कर रहे हैं, 20 का खर्चा आप कर रहे हैं तो 9 का फायदा हो रहा है। 20 का खर्चा कर रहे हैं तो 9 का फायदा हो रहा है। तो आप खुद बताइए कितना कमा रहे होंगे, तो कहेंगे सर 29 कमा रहे होंगे, तभी तो 20 का खर्चा कर दिए तो 9 बच रहा है, वही तो फायदा है मेरा, है कि नहीं? तो यही चीज़ आपसे पूछ रहा था कि इनकम कितना है, आमदनी कितना है, तो आप कहेंगे आमदनी 29 हो गया। आमदनी कितनी हो गई? 29। क्लियर है यहां तक? मतलब सवाल के अनुसार अब बात क्या हो गई, ये तो हमने परसेंटेज का खेल खेला है। मतलब परसेंटेज कह रहा है कि जब आप 20 का खर्चा करते हैं तो 29 का क्या करते हैं, आप कमाते हैं। जब आप खर्चा 20 का करते हैं तो आप 29 का कमाते हैं। सवाल कर रहा है जब 20 का खर्चा करते हैं तब आप 29 कमाते हैं। हम करें भैया हम 20 का खर्चा करेंगे तो सवाल तो 30 का बोल रहा है, तो इसका मतलब हम 29 बचाएंगे कि जगह पर कितना होना चाहिए? आप 20 का खर्चा कर रहे हैं तो आपका 29 इनकम हो रहा है, 20 का खर्चा कर रहे हैं तो आपका 29 इनकम हो रहा है। सवाल कर रहा है 20 की वैल्यू 30 है, सवाल कर रहा है 20 नहीं खर्चा कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं? 30 कर रहे हैं। कितना गुना है? तो कहेंगे सर इसका 1.5 गुना है, तो फिर 29 का भी 1.5 गुना आप कमा रहे होंगे। इसका मतलब 29 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 29 और 15 जोड़ दीजिए, कितना हो गया है? 29 और 14.5 जुटेगा ना, 43.5। ये करोड़ में दिया हुआ था मैंने, करोड़। अब देखिए मैंने यहाँ भी करोड़ में दिया हुआ था, ऑप्शन में भी करोड़ में पूछ रहा था, तो मैंने कुछ नहीं किया, यूनिट का यूज ही नहीं किया। क्लियर है? तो ये आपका सेकंड सवाल है। अगर इस सवाल थर्ड सवाल था, इस सवाल में अगर यहाँ पे इस पहले वाले पार्ट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस फॉर्मूला को लगाइए। यहाँ पे लिखिए आप इतना बराबर 45%, आपको ब्याज दिया हुआ है कितना? 30 करोड़। यहाँ 30 लिखिए, यहाँ 30 लिखिए, आमदनी के लिए सोल्व कर लीजिए। क्लियर? एकदम मतलब आपको एकदम परसेंटेज, अगर आपने नहीं देखा है क्लास तो उनके लिए बता रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से नहीं सोचना पा रहे हैं या फिर दिक्कत हो रही है सोचने में, तो आप इसी फॉर्मूला को सेट कीजिए। आपको दिया हुआ इसकी वैल्यू 45% है। आपको दिया हुआ खर्चा वो कितना कर रहा है, तो कहेंगे सर 30 करोड़ का। आपको दिया हुआ खर्चा कितना कर रहा है? 30 करोड़ का। अब इसको सोल्व करके आमदनी नहीं निकालेंगे, तो आप बताइए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 4.5 हो गया, ये गुना करेंगे तो 4 × 12 13.5 हो गया, और आमदनी बराबर करेंगे तो -30 उधर जाके +30 हो जाएगा, और आमदनी कितना आएगा? 43.5, और ये क्या हो जाएगा? करोड़ में। क्लियर है? चलिए एक सवाल और ले रहा हूं मैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या रहा है, क्या कि जो बार ग्राफ आपके सामने दिख रहा है इसमें S1, S2, S3 और S4 4 स्कूल को दर्शा रहे हैं। मतलब ये S1 हुआ पहला स्कूल 1, S2 स्कूल 2, S3 स्कूल 3 और S4 स्कूल 4। इसके बाद बोल रहा है कि 2017 जो है, ये जो हरा वाला ग्राफ दिख रहा है लाइनिंग वाला, ये 2017 को बता रहा है, और ये 2018 को लाल वाला बता रहा है। और ये बता क्या रहा है, इसमें डेटा में क्यों लिखना, ये बोल रहा है 2017 और 2018 में इस 4 स्कूल के द्वारा जो छात्रों की संख्या का जो छात्रों की संख्या है उसी को ये बता रहा है। भर्ती एडमिशन जो हुआ है उसके बता रहा है, एडमिशन का है। ये बोल रहा है 250 है, ये बोल रहा है 320, ये 240 और ये 360। इसके बाद आपका हो गया ये 200, ये 150, फिर ये 300 और ये 250। मतलब जो 4 स्कूल हैं इसमें 2017 में जो एडमिशन हुआ है, 2018 में जो एडमिशन हुआ, उस चीज़ को इसके द्वारा दिखाया गया है। और हमसे सवाल पहला पूछ रहा है क्या कि 2017 में 4 स्कूलों में जो भर्ती हुआ है इसका कुल संख्या, और 2018 में जो 4 स्कूलों में भर्ती हुआ है इसका कुल संख्या का अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि 2018 में सभी स्कूलों में जो भर्ती हुए हैं छात्र उसका औसत क्या है। और 3rd नंबर पूछ रहा है कि दोनों वर्षों के लिए स्कूल S3 में दोनों साल के लिए भर्ती हुए जो भी लोग हैं उसके लगभग दोनों वर्षों के लिए स्कूल S2 में भर्ती होने का कितना प्रतिशत है।
मतलब S3 में जो दोनों सालों में जितना एडमिशन हुआ है बच्चों का, S2 में जितना एडमिशन हुआ उसका S3 में कितना प्रतिशत है, मतलब S3 में S2 की तुलना में कितना प्रतिशत बच्चों का एडमिशन हुआ है। और एक सवाल इसमें और है, कह रहा है कि जो S3 और S4 का 2018 में, जो S3 स्कूल और S4 स्कूल का 2018 में जितना एडमिशन हुआ उसका औसत S1 स्कूल और S2 स्कूल का 2017 में जितना एडमिशन हुआ है, इसके औसत से कितना प्रतिशत, औसत का कितना प्रतिशत है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को बनाना। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं जैसे लिखा हुआ है। तो आपसे बोल रहा है 2017 में जितना एडमिशन था, 2018 में जितना एडमिशन था उसका अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात पूछ रहा है तो आप मुझे बताइए 2017 में कितना एडमिशन है। तो आप कहेंगे सर हरा वाला 17 के लिए कौन सा है, हरा वाला। तो हरा वाला ये हमारा हो गया, मतलब ये हो गया 2017, ये हो गया 2017, ये हो गया 2017 और ये 2017। सबको जोड़ेंगे तो 250, 240 कितना आ जाता है, 490 और 2 690 और 3 990। तो यहाँ पे 990 आ गया। आगे देखिए 2018 का सिंपल सा सवाल है पहला, तो 320 जोड़ लीजिए, उसके बाद 360 कितना हो गया, 680। सिंपल एकदम। आप चाहें तो यहाँ पे कॉमन सेंस थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं तो देखिए सारे जगह जीरो है, जीरो को हटाकर भी आप जोड़ लेंगे तो आपको फायदा होगा। और कॉमन सेंस लगाना चाह रहे हैं तो अगर ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ऑप्शन में इसको जब कैंसिल करेंगे, इसके साथ कुछ कटेगा तो ऑप्शन क्या क्या आंसर हो सकता है। तो 11 का एक ऑप्शन हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। अनुपात का स्टार्टिंग इसी में से कोई होगा। अगर कोई एक दिख रहा है तो उसको टिक मार के निकलिए। अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ रहे थे 320, 360 कितना हो गया, 680 और कहाँ गया, यहाँ पे 680 और एक 700, 830 हो गया और 830, 880 और 1080। देखिए 0 0 कट गया, 9 से काट देंगे, 12 टोटल से 11 और 12, यही आपका रिजल्ट आ गया। ये अनुपात क्या आ गया, 11 12। अगर ऑप्शन में आपके सामने ऐसा अनुपात है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑप्शन में देख रहे हैं आपके बहुत जगह 11 है, लेकिन आपको पहले में 11 चाहिए था। पहले में 11 2 जगह था, इसलिए आपको पूरा इसको सोल्व करना चाहिए था। हमने किया भी और हमें आंसर मिला। सेकेंड तो आप ऐसे ही बना लेंगे। सेकेंड नंबर जो औसत निकालने बोल रहा है, आपने अभी यहाँ पे निकाला कि 1080 कितना निकाला, 1080। टोटल 1080 स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन लिए हैं 2018 में। सारे कॉलेजों में जितने भी कॉलेज थे उसमें कितने लिए हैं, 1080 एडमिशन लिया। कॉलेज कितने हैं, 1 2 3 4, 4 से इसको भागा कर दें तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 270 और ये हमारा औसत निकल कर आ गया। क्लियर है कि नहीं। हमारा पहला डेटा यहाँ पे यूज हो गया। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी डीआई का सवाल बनाए तो जो डेटा जितना आप हो सकता है जब आप नोट करते हैं तो आपको सिर्फ ध्यान होना चाहिए कि आपने क्या नोट किया है। अगर आप यहाँ 0 हटाकर करते तो आप जब यहाँ पे 108 मिलता आपको 99 मिलता तो आपको याद रखना था हमने 0 हटाकर किया तो यहाँ 27 आता, एक 0 चिपका कर ऑप्शन मारते थे। क्लियर है। चलिए अब बताइए कि S3 जो है, आप S3 देख रहे होंगे आपके आँख के सामने है। कह रहा है S3 में 2018 और 2017 में कितना एडमिशन हुआ है। तो आप मुझे बताइए S3 में 2018 2017 में कितना एडमिशन हुआ है। तो कहेंगे सर 350। और S2 में कितना एडमिशन हुआ है। तो कहेंगे सर 600। S2 में कितना हुआ है, 600। आपसे यही पूछ रहा है कि इसका कितना परसेंट है। तो 100 से गुना करेंगे ही आप, तो 100 से गुना करेंगे तो कट गया। 6 6 60% से थोड़ा सा कम, 58-59% जो ऑप्शन है उसको टिक मार के निकलिए। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है S3 S4 का 2018 का जो एवरेज है। देखिए S3 और S4 का 2018 का एवरेज, 2 स्कूल का एवरेज जब आप निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ भी 2 स्कूल का एवरेज है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हम सवाल को कह सकते हैं कि एवरेज की जरूरत नहीं है हमें। दोनों में बटा 2 रहेगा, कैंसिल आउट होगा। मतलब S3 में और S4 में 2018 का डेटा हम लेंगे, काम चल जाएगा। 2018 मतलब लाल रंग वाला डेटा। कौन सा स्कूल का, S3 और S4 का। S3 में कितना है, 150, S4 में कितना है, 250, कितना हो गया, 400। S1 S2 में कितना है, 320 और 360, कितना हो गया, 680 और गुना 100।
तो आप मुझे बताइए कि 100 के लिए हम ये काट दिए, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो आ गया हमारा। अब देखिए काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 34, 17 17 छक्का 60% से थोड़ा सा कम आ रहा है, मतलब 58, 59, नहीं 17, 100, 1000 आ गया ना। कैलकुलेशन फिर से कीजिए इसको एक बार। S3 कितना था? अच्छा इसका 17 का था, सॉरी, ये हमारा S3 150, 250, 400 आया, ठीक है। ये 2017 का S1S2 का पूछ रहा है। S1S2 का 2017 का देखिए कितना है, 490 है, 250 और 240, 490, और 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और 49 को ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं 50 बोल दूँ, अगर इसको 50 बोल दूँ तो ये कट गया, 5 से 80% के आसपास आंसर आना चाहिए। 80% के आसपास आंसर क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 49 को थोड़ा सा बढ़ाया है, तो नीचे वाला को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो नीचे वाला को जब बड़ा करेंगे तो वैल्यू घट जाएगा, मतलब 80 से थोड़ा सा ऊपर होगा इसका वैल्यू। और ऑप्शन आप देखिए 81.63 है, 82.00 है, 82.63 है, बहुत क्लोज ऑप्शन है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा, आप डिवाइड कीजिएगा, आपका 81.63 करेक्ट ऑप्शन निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लास्ट सवाल था इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आ रहे हैं CHSL के कुछ और सवाल। आपको मैंने बताना भूल गया, जो थर्ड क्वेश्चन और जो फोर्थ क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन और इसके पहले का जो क्वेश्चन है, ये CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भी CHSL के सवाल हम लेकर आ रहे हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। बार ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन CHSL के और हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं, वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे आपका असाइनमेंट में, असाइनमेंट आप बनाते रहिए और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास का। तब तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए। वीडियो आप लोग शेयर नहीं करें, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कैसा क्लास लग रहा है। जल्दी से टॉपिक कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे जल्दी ही। डिसाइड हो रहा है टॉपिक क्या है, आप लोग से बात की गई है, आप लोग का रिस्पांस आया है, बहुत लोगों का रिस्पांस आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।